खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद कादी। नाज़रीन, कुछ रन डाउन। अनवारुल हक काकड़ साहब ने बज़ाहिर खबरें थी कि वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, मगर आखिरी वक्त में क्या ऐसा हुआ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन गए और उन्होंने हल्फ भी ले लिया है। उसके साथ साथ आर्मी चीफ साहब की रियायत की वजह से 9 मई के कुछ मुलजिम 20 मुलजिमान जो हैं वो रिहा हो गए हैं। नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक हो जाएंगी और उसके ज़िमन में इसमें एक और ख़बर ये भी है कि ज़ाहिर है SIFC का एक एनहेंस्ड रोल अब जो बढ़ गया है, उसके बाद हमें बहुत से टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। खैर से ₹4.62 बिजली आज फिर बढ़ गई है। इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, MQM की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कराची को फ़ौज के हवाले कर दिया जाए। एक खौफनाक लहर क्राइम की है जो कि क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है। कुछ दिन पहले लाहौर में एक दिन के क्राइम्स मैं बताना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं एक बार फिर उसको कंफर्म कर लूं। इसी तरह कराची में जो क्राइम की एकदम से लहर आई है, ये बिल इसलिए अंडरस्टैंडेबल है कि जब आप बिजली बढ़ाते चले जाएंगे, आप लोगों की जो है डिस्पोजेबल इनकम कम होती चली जाएगी, आपकी इनकम का जो आधा है सिर्फ खुराक पे खर्च होगा और बिजली का बिल। तो ये सारे मामला है। मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं महमूद साहब, रहनुमा PTI, इसके साथ कादर मंदो खेल साहब हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया मंदो खेल साहब, मैं पहले आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। मैं चाहता हूँ सियासत तो हम रोज़ खेलते हैं, मगर ये जो एक रन अवे किस्म का पहले इन्फ्लेशन थी और अब क्राइम का ये मामला है कि अब अपने तई गवर्नमेंट की एक और इत्तेहादी जो आपके लिए अपोजिशन हो शायद वहाँ पर, वो कह रहे हैं कि फ़ौज के हवाले कर दिया जाए सिंध को। तो हजूर ये बड़ा एक खौफनाक मुतालबा है। और क्या सूरत हाल इतनी जो है वो दुगरगूं हो चुकी है जनाब मंदो खेल साहब? देखिए, आपको याद होगा मुस्तफा कमाल साहब को जो 4 साल से पाल रहे थे, जो कभी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, कभी मजरून के खिलाफ, कभी एमक्यूएम के खिलाफ, आखिर में उनको असेंबली पहुंचाया इस दिन के लिए कि आपने ये काम करना है। और खुद मुस्तफा कमाल साहब ये बताते थे कि अपने ही सरबराह के खिलाफ हो, जो इस वक्त दिन के सरबराह है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, की रॉक एजेंट है और यहाँ से माजरून को जो ना वो हिंदुस्तान भेजते हैं और पासपोर्ट लेके वार्षिक हासिल करते हैं देश के। तो अब आप मुझे बता दें कि हम किसकी बात मान ले? खुद उन्हीं की बात मान ले जो अपने आप को रॉक एजेंट कहते हैं, या मेरी और आपकी हुमायूं साहब की बात मान ले? क्या माजी आप भूल गए जो पूरी बंद लाशें थी, जो जिस्मों के अंदर ड्रिलें थी, जो आंखें निकाल रहे थे, जो बकायदा जो ना बत्ता और टारगेट क्लियर का पूरे दुनिया में एक तहलका मचाया हुआ था। तो ये सारी चीजें माजी का हिस्सा है और इस वक्त जो उनके कराची की नुमाइंदगी वो नहीं करते हैं, एक सीट के लिए जीते हैं। इनको कौन लाया आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो यकीनन मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के बुक में कोई ना कोई काम तो लेना है उनसे। मंदो खेल साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन हैं, लीडर हैं। आप ये तो मानते हैं ना कि आज फिर ₹4.62 आपने बिजली बढ़ गई, लोगों का भुरकस निकल चुका है और मजीद निकलना है। तो इसके नतीजे में ये जो लहर आई है, ना माने हम बिल्कुल फौज के हवाले करने के, हम तो डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन हुजूर ये पहलू भी तो है और आप अपोजिशन, आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। तो इसमें पीपल्स पार्टी तो गरीबों की पार्टी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये नाजायज मुतालबा है जो IMF के मान रहा है या हुकूमत है। आप मुझे बता दें कि जो आप इंट्रो में बता रहे थे, सिम बंद करने के जो टैक्स नहीं देते हैं, नॉन फाइलर है, ये नॉन फाइलर का कानून कहाँ से आ गया? यानी एक शख्स जो टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, आपने उसका नाम दे दिया नॉन फाइलर और फिर उसके कुछ पैसे आपने बढ़ा के उसे टैक्स दे रहे हो। तो ये दुनिया में कौन सा मुल्क में है? दूसरी बात ये कि बड़ा आसान काम है, जैसा हम नौमान पे काबू पाने के लिए सिम बंद कर लेते हैं, मोबाइल बंद कर लेते हैं, जैसा 8 फरवरी को हुआ था, या माजी में अमनुमान पर काबू पाने के लिए। तो ये बड़ा आसान है कि आप महंगाई कम करने के लिए, मईशत बेहतर करने के लिए बड़ा आसान सा हल है कि आप पेट्रोल, गैस और बिजली के नर्ख बढ़ा दे, बस आपका काम हो गया। आप मुझे बताओ, ये जो बड़े बड़े जागीरदार है, ये बड़े बड़े जो जमींदार है, ये बड़े बड़े जो कारखानेदार है, इन पे टैक्स कौन लगाएगा? ठीक कहा आपने। अरबों रुपए की, खरबों रुपए की जो नहीं, आपने एक बहुत बड़ी बात की मंदो खेल साहब, माफी चाहता हूँ,
से टैक्स आपको आ रहा है। आपने बड़ी बात की, बड़े बड़े जागीरदार हैं, बड़े बड़े सरमायादार हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जनाब हुमायूं मोहम्मद साहब, आप भी मुझे ये फरमाइए, ये सारे जागीरदार और ये सारे बड़े बड़े लोग जो हैं, ये तीनों पार्टियों में तकसीम है। असेंबली में एक भी क्लर्क का बेटा नहीं है, एक भी मजदूर का बेटा नहीं है, और वो बैठते हैं अपने तबके के लिए फैसले करते हैं। तो जाहिर है ये फिर गरीब का बुरकस तो निकलेगा। मधु खेल साहब ठीक कह रहे हैं जनाब हुमायूं मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इया का नाबुदो इया का नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान का, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है ना वो असेंबली में भी बैठी है। उसमें एक बहुत बड़ी तादाद का ताल्लुक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुडिशरी में भी है। उसमें एक बहुत बड़ी नंबर्स जो है ना वो आपकी ब्यूरोक्रेसी में, आपके हर जगह पे जहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही है वहाँ पे वो बैठे हुए हैं। यही वो वजह है कि जब यूएनडीपी ने अपने जो रिपोर्ट शाया की थी उसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान का जो 1% एलीट है वो पाकिस्तान का 9% जीडीपी को कंट्रोल करता है, और पाकिस्तान का जो 1.1% जो फ्यूडल लॉर्ड है, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, वो पाकिस्तान का 24% एरेबल लैंड को कंट्रोल करता है। अब ये याद रखिए कि एज अपोज टू इंडिया और हमारे नेबर जो है बांग्लादेश वगैरह, पाकिस्तान में आज तक लैंड रिफॉर्म्स इनकंक्लूसिव रहे हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान का लैंड रिफॉर्म्स जो है ना वो टैक्स के अंदर नहीं आता। और अच्छा, नाम ये लेते हैं काश्तकारों का, उनके नाम पे सियासत करके उनके नाम पे मरात लेते हैं, लेकिन मरात सारी चली जाती है बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं। नंबर 2 ये है, जो एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है जिनके पास बेतहाशा ज़मीन है और वो लोग उस ज़मीन को यूटिलाइज नहीं करते। जब वो यूटिलाइज नहीं करते वो ज़मीन वेस्ट हो रही है। मैं माफ़ी चाहता हूँ मोहम्मद साहब, मैं आपको यहाँ रोकूंगा और मैं आपसे बात करके फिर मधु खेल साहब की तरफ आता हूँ। ये फरमाइए कि ये बातें तो हम सुन चुके, आपकी 3.5 साल गवर्नमेंट रही, आपके यहाँ भी खुसरो बख्तियार साहब पे 100 अरब रुपए का केस था जो कहा उसने नैब ने बनाया। हाँ, आपकी पार्टी में उसी तरह इत्तफाकन हादसाती तौर पर आम आदमी आ गए बल्ला लेने की वजह से, जिस तरह पीपल्स पार्टी में 70 में आए थे, मगर बुनियादी फर्क तो कुछ नहीं है। अगर आपको बल्ला मिलता तो सरमायादार ही आते। एम आई रॉन्ग और राइट? यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग जी। मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसमें कोई शक नहीं, एक गलती की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी पिच पे चली गई जिसको हम कहते हैं इलेक्टेबल्स की सियासत। ये इलेक्टेबल्स कौन है? ये इलेक्टेबल्स वही फ्यूडल लॉर्ड्स, वही माफिया, वही सब कुछ है जिनके पास या बिजनेस या किसी लिहाज से कंट्रोल है, उनके पास पैसा है और उस पैसे की ताकत से वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एज ऑफ टुडे अगर आप आज पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ को देखते हैं, इवन उस वक्त भी जो थे, जो आप नाम ले रहे हैं, खुसरो बख्तियार हो गए, जहांगीर खान तरीन हो गए, अलीम खान हो गए वगैरह, इनकी अगर प्रोपोर्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखें तो लेस देन 2%, 3% ऑफ द सीट्स नहीं होंगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हो सकता है बाज बड़े जिनके पास जायदादें या बड़े वो हैं लैंडलॉर्ड्स हैं, लेकिन उनकी इस वक्त तादाद 1% से भी कम हो गई होगी। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए सही मानों में तो पाकिस्तान मैं लेट्स सी मायूं मोहम्मद साहब, लेट्स सी। और लेकिन इसमें मैं बात ये भी करूंगा कि पॉलिसीज जो हैं बहरहाल वो एलीट के हक में ही आज तक बनी है, सिवाय 70 की असम्बली जो थी उसका जो आइन था। मगर मंदो खेल साहब, लेट्स कम टू यू, थोड़ी सी सियासत पे भी बात कर लेते हैं। आज मैंने मुंह का जायका बदलने के लिए गरीब की बात भी कर ली, वरना हम इशराफिया की अपनी लड़ाइयों की बात करते रहते हैं। हजूर, ये कौन सा जादू था कि आज जनाब पीपल्स पार्टी के जो हैं माशाल्लाह साबका वज़ीर आज़म भी हैं, वो गिलानी साहब चेयरमैन बन गए। तो कुछ सुना है, कुछ मुलाकातें उससे पहले हुई, कुछ हेक्टिक, तो कुछ कहानी बताएंगे हमें, काकड़ साहब इस्तीफा क्यों मात खा गए जनाब मंदो खेल साहब? इसका मतलब ये है कि आप लोगों के तजज़िये, आप लोगों के नजरिए, आप लोगों के सारे तबसरे, वो तो सब वो फिर गलत साबित हुए ना। ये तो बिल्कुल बिल्कुल गलत साबित हुए। अच्छा, ऐसा ना कि जब काकड़ साहब का न्यूज चला था कि वो बनाएंगे इसको सेनेट के, बयान आया था कि उनको सेनेट के चेयरमैन माना जा रहा है, तो मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उस वक्त फोन किया है
मैंने कहा ये सर ये क्या खबर है, उसको नहीं थी। पार्टी ने मुझे कहा है, बिलावल साहब ने कहा कि आप ही होंगे हमारे कैंडिडेट। तो फिर मुख्तलिफ टॉक शो में भी ये बात मैं कहता था। गो के काकड़ साहब का आना भी आप लोगों के तजिए और तबसरे कुछ हद तक ठीक थी, इस वजह से कि एक शख्स निगरान वज़ीर आज़म है और वो खाली सेनेटर बनने के लिए आ रहा है, तो इस वजह से आप लोग तजिए करते थे। तो हो सकता है ये जो बातें आप कर रहे हो ये भी हो, लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और पीपल्स पार्टी बजट थी और पहले से अनाउंस कर चुके थे, इस वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी बना। मतलब खेल साहब, वन मोर थिंग, ये हाउस तो ना मुकम्मल है KPK जो है वो आपका, और कल ये चैलेंज नहीं हो जाएगा आपके ख्याल में? और आप समझते हैं कि ये जमहूरियत के लिए कोई मुनासिब काम है कि एक सूबे की रिप्रेजेंटेशन ना हो? देखिए ये तो आप नहीं कह सकते हो कि सूबे की रिप्रेजेंटेशन हो। देखो ये इसको कहते हैं ना, सूबों को कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। जैसा सदारती इलेक्शन होता है, अगर एक सूबा उसमें एब्सेंट होता है तो वो नहीं हो सकता है। इस तरह सेनेट के चेयरमैन के भी अगर एक सूबा एब्सेंट हो तो नहीं हो सकता है। यहाँ तो सूबे का आधी परसेंट जो 50% थी पहले से वो तो मौजूद थी। ये जो 50% थी वो रुका के, वो भी PTI की वजह से, जहां इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी उसको नहीं मान रहे, चलो मैं मान लेता हूँ बात, उन्होंने अपनी पसंदीदा हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किए, वहां मुस्तरद हो गया और उन्होंने बाकायदा हिदायत की है कि आप इन जो मेंबरान हैं जो मखसूस सीटों पे, इनसे हल्फ ले। उन्होंने जिद किया, हल्फ नहीं लिया, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जो स्टे वाली स्पीच थी वो मुस्तरद कर दी है। उसके बाद वजीर आला अली गंडकपुर साहब ने बयान दिए कि हम किसी सूरत में नहीं मानेंगे उनको, यानी ना वो हाई कोर्ट को मानता है, ना वो इलेक्शन कमीशन को मानता है, ना वो सुप्रीम कोर्ट को मानेगा। ठीक। तो ऐसी सूरत में आप ये मुझे बताओ कि ये जो सेनेट के इलेक्शन जो पाकिस्तान की तारीख में पहला सेनेट का दौर था जहां बगैर चेयरमैन और बगैर डिप्टी चेयरमैन क्या था, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। और ये भी एक बात आ रही थी कि मैं मधु खान साहब, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट होगा। पूरा करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा ताकि आर्जी तौर पे किसी को चेयरमैन ना जाए, क्योंकि लेकिन मैं चाहूंगा इस तरह खाली नहीं छोड़ सकते। मैं चाहूंगा कि आपकी जो वजाहत है, इलेक्टोरल कॉलेज तो पूरा था, उसमें चंद सीटें कम थी जरूर, वो भी PTI की वजह से। अगर कल के कल 10 सेनेटर पंजाब की हैसियत के इस्तीफा दे तो क्या सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा? जी बिल्कुल ठीक। मंदो खेल साहब आपने ठीक कहा, मगर हुमायूं मोहम्मद साहब अब मैं चाहूंगा आप रिस्पॉन्ड करें इस एक्सप्लेनेशन से, आप मुतमईन हैं? देखिए जी, अफसोस की बात ये हो जाती है कि जब हमारे लॉयर्स भी गलत चीज़ को डिफेंड करना शुरू कर दें तो यही तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आर्टिकल 59 में कहता है कि जो सेनेट है उसकी जो जिस तरीके से वो बनता है उसमें 96 मेंबर्स होने चाहिए और हर एक प्रोविंस से वो बताते हैं कि इस तरह मेंबर्स होने चाहिए और उनको डिटेल बताता है। फिर आर्टिकल जो 60 है वो स्टार्ट होता है, जब हम आर्टिकल 60 की बात करते हैं तो वो स्टार्ट होता है आफ्टर द सेनेट हैज बीन ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब ये है कि एज पर लॉ जो आर्टिकल 59 में है, जब सेनेट बन जाए तो उसके बाद इट शैल, उसके बाद जो पहली उसकी आ जाएगी, जब यो मिलेंगे तो उसमें ये अपना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन वो करेंगे। अब ये जो इस वक्त का सेनेट है ये ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट नहीं है क्योंकि इसके अंदर 11 मेंबरान मिसिंग हैं, तो ये ड्यूली, और ये याद रखिए ये सेनेट जो है ना ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 4 प्रोविंसेस है, इससे ज्यादा मतलब ये बैलेंस करना है। तो जब आप इसमें से 11 बंदे एक प्रोविंस के हटा देते हैं तो इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है। अच्छा, एक और बात जो गलत हुई है जो मैंने पॉइंट आउट की थी वो ये थी कि जब ओथ होता है जो चेयरमैन या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब ओथ लेता है वो नॉर्मली अंडर ओथ ऑलरेडी होता है और तब वो ओथ ले सकता है। तो आज जब इन लोगों ने जो एक किस्म का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया हुआ था वो बनाया था अपने इसाक डार साहब को। अच्छा, इसाक डार साहब उन सेनेटर्स में से हैं जो कि इस दफा पिछले 6 साल पूरे करके चले गए थे और दोबारा इलेक्ट होकर आए थे और अभी उन्होंने ओथ नहीं लिया था। तो मैंने ये सवाल पूछा कि आप ये ओथ कैसे ले सकते हो? अच्छा, उससे पहले मैंने वहां पे फारूक एश नाइक साहब हैं, वहां पे
क्या नाम है, कामरान मुर्तज़ा साहब है, अली जफर साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, मैंने उनके बाद शादत अवान साहब हैं, मैंने इन लोगों से भी पूछा था कि क्या ये जो असेंबली इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं क्या ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है? उनमें से हर एक ने, 2-3 ने तो बरमला कहा था कि यह बिल्कुल गलत है। उनमें कामरान मुर्तज़ा साहब एक हैं जिन्होंने बरमला कहा था कि यह गलत है। बाकी लोगों ने कहा था कि यह गलत है, लेकिन वो कह नहीं सकते थे क्योंकि उनकी पार्टी पॉलिसी कुछ और थी। तो मैं इस बात पे ये कहता हूं, अच्छा फिर मैंने जब मोहम्मद साहब मेरे पास वक्त कम है, मैं माफी चाहता हूं, एक क्विक मुझे आंसर दीजिएगा, फिर मंदोखेल साहब की तरफ जाऊंगा। आर्मी चीफ्स ने जो है 20 के लोग करीब लोग जो हैं वो उनकी सज़ाएं रायत कर दी है, माफ़ी दे दी है, और इससे यूं भी लगता है कि शायद एक रिकॉन्सिलिएशन की हवा भी बननी शायद शुरू हो जाए, जिस मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो डू यू थिंक कि जो बर्फ़ है वो थोड़ी पिघलती नज़र आती है, या देयर इज़ अ लॉन्ग रोड अहेड फॉर पीटीआई? देखिए, अच्छा मैं इसको कैसे देखता हूं, अगर मैं सिंपल देखूं, ये अगर इस एक्ट को देखा जाए कि 20 लोगों को माफ कर दिया, ये एक्ट अच्छा है। लेकिन अब दूसरी चीज है, इनको इन द फर्स्ट प्लेस इस जगह पे होना ही नहीं चाहिए था, मिलिट्री कोर्ट्स का इनका ट्रायल ही नहीं होना चाहिए था। और जिन लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल हुआ है, हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कि उनके खिलाफ एविडेंस जो थी वो क्या एविडेंस हुई है। क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि जो कोर्ट को बताया गया था कि जो सीसीटीवी थे वो तो खराब थे, उनके अंदर तो कोई एविडेंस नहीं थी, और जो सीसीटीवी ये चला रहे थे उनमें से किसी की शनाख्त नहीं हो पा रही थी कि ये कौन लोग हैं। उन लोगों ने मास्क पहने हुए थे, कोई मास्क पहन के कुछ कर रहा है, कोई वो कर रहा है। और हमने ये भी देखा हुआ है कि जैसे आलिया हमजा है और सनम जावेद है, उन्होंने 15 मिनट के टाइम के अंदर अंदर उन्होंने लाहौर में 5 जगहों पे और मियां माली के 6ठी जगह पे, इन 6 जगहों में इस 15 मिनट के अंदर अंदर वो सारी तखरीबकारी की थी। तो जब हम इस चीज की तरफ ये सारी चीजें सामने आती है तो सवाल उठता है कि क्या ये चीजें होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन अगर आप उस चीज को देखें कि माफ कर दिया था, वो बेहतर है। आपको यानी आपका राय आ गई। मतलब खेल साहब, में एक और इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि आप बहरहाल कोलिशन पार्टनर कहा जा सकता है, आप गवर्नमेंट का ऐसा तो नहीं है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपके पास है। यहां पर रूलिंग पार्टी की ठन गई है फिर एक दफ़ा वज़ीर दाखिला से, और फिर हमें वही कहानी रिपीट होती नज़र आती है। ईद के बाद लोग चहमगइयाँ कर रहे हैं कि जी बड़ी बैठक होगी, कौन किधर जाएगा, कौन किधर नहीं। तो डू यू थिंक इट इज़ द रिपीट ऑफ द सेम एपिसोड दैट वी हैव सीन टाइम एंड अगेन? मंदोखेल साहब जी बिल्कुल, मैं तफसील चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे कहने दे मोहन साहब। जी प्लीज। मगर सवाल ये है कि ये आने ताने देने की बजाय 2-4 सफ़े आइन को पढ़ के वो कानूनदान बनने की कोशिश करता है, और फिर इस तरह नेशनल टीवी पे आके हमारे सीनियर वकला का या सेनेटर्स का नाम लेके, और वो कहते हैं वो कह नहीं सकते थे। अब सोचो, फारूक नायक साहब कह सकते हैं, शादत आवान कह सकता है, इस तरह खुदा को मानो नेशनल टीवी पे तरह बातें आपको जेब नहीं देते हैं। इस तरह में आपकी लोगों को बात सुन के अली मुसा ने मुझे फलां बोला, असद के सर ने फलां बोला, तो लोग मुझे बोलेंगे बड़ा कोई झूठा ही नहीं है। तो ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जिस आर्टिकल 91 के हवाला दे रहे हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज कहलाता है, उसमें पूरे का पूरा तादाद नहीं है। मैं दोबारा मिसाल देता हूँ कि सिंध से अगर 10-12 सेनेटर इस्तीफा दे तो वो इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं कहलाता है, इसको सेनेटर कम कहलाता है। जैसा कौमी असम्बली में हमेशा कम होता है, वहां भी कम होता है। और दूसरी बात ये कि ये सारी चीजें अगर ये करे पंजाब में, तो उन्होंने वहां मुफ्त कर दिए 2 सेनेटर को सेनेटर हासिल करने के लिए। दिन में इनका कट नहीं था, उसने आखिरी दिन उन्होंने बाइकाट कर दिए क्योंकि कागज विड्रॉ भी नहीं किया। बलोचिस्तान में कुछ नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा में जो उनसे हो सका, जो माजी में कौमी असम्बली की वो उन्होंने कर दिया है। इवन के पेशावर हाई कोर्ट की क्लियर हिदायत थी, उसके बावजूद उन्होंने नहीं मानी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत को नहीं मानी, जबकि इलेक्शन कमीशन की वजह से इनका काबीना उनकी वजीर बने हुए। बाकी जो आप बता रहे हैं कि इलेक्शन ईद के बाद यकीनन आपको पता है डिस्कशन भी होती है, और एक नेक शगुन ये है कि हुमायूं मोहम्मद साहब की पार्टी का कल तक कोर कमांडर हाउस को जलाने की बातें कर रहे थे, और प्रैक्टिकली उन्होंने वहाँ कती भी की है, लाहौर में की है, और पिछले हफ्ते वो कोर कमांडर हाउस पेशावर गए बमाया वज़ीर आला, और वहाँ उसने ब्रीफिंग भी ली है, हिदायत भी ली है, मशवरे भी किए वगैरह वगैरह। तो ये जो चीजें हैं ये यकीनन चले मंदोखेल साहब, मैं तो इसे
मैं समझता हूँ कि आखिर नहीं है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं पॉजिटिव समझता हूँ, जाना चाहिए था उनको, वो गिरफ्तारी पे गए हैं तो मिलते रहना चाहिए, इख्तलाफात अपनी जगह। और लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से आप दोनों आज़ाद का बहुत शुक्रिया, मगर मैं इसी बात पे ब्रेक ले रहा हूँ कि ऊपर तो हम एक दूसरे से दस्त बगरेबा हैं यहाँ की रूलिंग एलीट, और नीचे जो हैं जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं भूख की वजह से, पेट की वजह से, और ये एक बड़ा अलार्मिंग है इशू। इस पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद कुछ इश्यूज़ पे बात करेंगे। नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक कर दी जाएंगी, इसके अलावा कुछ और ख़बरें हमारे साथ रही। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है हमारे कराची के ब्यूरो चीफ जनाब मोहम्मद इमरान अहमद साहब ने, बहुत शुक्रिया इमरान भाई। इमरान भाई, आज ज़रा कुछ बात हम करना चाहते हैं कि पहले भी हमारी याद में है कराची जिस तरह जराइम की जद में था और खाली कोई इंसान मिलता था जिसका ना मोबाइल फ़ोन छीना गया हो या गन पॉइंट पे उससे। एक बार फिर हमें ये, मेरे पास जो फिगर्स हैं, मैं बोलना नहीं चाहता कि ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो जाए क्योंकि मैं खुद भी इनको नहीं मान रहा, और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि जी फ़ौज के हवाले कर दें इसको। तो गुर्बत की तो समझ आती है, क्या हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के काबू में नहीं रहे बकौल रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल साहब? जी बिल्कुल यही काजी साहब, यही सूरत हाल है। बहुत जो आप जो बता रहे हैं उससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। लोग घरों से बाहर निकलते हुए डर रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं डाकू, इतने दीदा दिलेरी आ गई है। और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो एक मुतालबा किया है कि कराची को 3 महीने के लिए फ़ौज के हवाले कर दिया जाए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नज़र भी नहीं आता। पुलिस जो है मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है कराची में जराइम पेशा अनासिर को कंट्रोल करने में। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अब गलियों में, महल्लों में बैरियर लगाने शुरू कर दिए हैं, गार्ड्स रखने शुरू कर दिए हैं। अगर सब कुछ शहरियों ने ही करना है तो फिर पुलिस को भी ख़त्म कर दिया जाए, बोझ ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो इससे मुताल्लिक जो वजारत दाखिला है वो भी, उसकी भी क्या ज़रूरत है। अब वज़ीर दाखिला साहब कल उम्रे से तशरीफ़ लाए और आने के बाद उन्होंने गाड़ी ड्राइव की और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकल गए। उनके पीछे 10 गाड़ियाँ पुलिस की थी, 10 उनकी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। ज़रा निकल के देखें ना अकेले, ज़रा वो कह रहे हैं ना कि जी हाइप ज़्यादा क्रिएट की जाती है। घरों में अमवात हो रही हैं, जिन घरों में ईद की तैयारियां होनी थी वहां पे जनाजे उठ रहे हैं। तो आप बताएं इससे हालात और क्या ख़राब होंगे। लोग बद्दुआएं, झोलियां फैला फैला के बद्दुआएं दे रहे हैं। पुलिस मुझे तो, मैं जो देखता हूं पुलिस को, शहर से निकलते हैं इधर उधर जाते हैं, पुलिस सिर्फ मोटरसाइकिल वालों को पकड़ती है, उनसे रिश्वतें लेती है और उनको जाने देती है। यही ट्रैफिक पुलिस का हाल है कि सिर्फ मोटरसाइकिल वालों को पकड़ेंगे मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा के और उनको छोड़ देंगे। जबकि IG सिंध ने हमसे गुफ्तगू में खुद कहा था कि सिर्फ ओवर स्पीडिंग पे मैंने चालान को कहा है। बहरहाल जो हालात हैं इस वक्त, पुलिस पर से तो एतबार लोगों का बिल्कुल उठ चुका है। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। और उसकी एक मैं वजह बताऊं, पहले भी बताता रहा हूं कि काजी साहब यहाँ पे मुकामी अफसरान की बहुत ज़रूरत है जो इस शहर को जानते हों। मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके के SHO को मैं अगर कोई जगह बताऊँ कि मैं यहाँ पे रहता हूँ या इस जगह ये वारदात हो रही है, उसको नहीं पता होता उस SHO को कि उसके थाने की हुदूद में ये इलाका कहाँ वाक़ है, क्योंकि वो इस शहर से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। बहुत ज़रूरी है इसमें किसी ताज्जुब से बालातर होकर सोचा जाए, शहरियों के मफाद में होकर सोचा जाए कि यहाँ के मुकामी अफसरान बहुत ज़रूरी हैं, जिनको लोग भी पकड़ेंगे कि बास-पुर्स कर सकते हैं, जिसके लिए उनको इलाकों का भी पता है, उनको इलाके के लोगों का भी पता है, कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या कर सकता है। यहाँ पे रेंजर से इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। 2013 में जो सूरत हाल टारगेट किलिंग के हवाले से खतरनाक थी, उसी तरह सूरत हाल इस वक्त कराची में खराब है। इमरान भाई, ये मेरे पास फिगर है कि कोई 1 माह में तकरीबन तमाम सूबों में
50 करोड़ की डकैतियाँ की गई। मेरा सवाल आपसे मुख्तलिफ है। सवाल ये है कि ये आप कितना लिंक समझते हैं पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा, बिजली में आज इजाफा, इस शाही खुर्दनी में जो है जो रन अवे एक इजाफा है, आप किस हद तक इस सिचुएशन का इन जोड़ते हैं इन फैक्टर्स से? इमरान भाई। देखिए काजी साहब, मैं पहले भी मैंने कहा कहता रहा हूं और मेरा ये नैरेटिव है कि एक तो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन वेव आती है जिससे जो मजबूरी है, लेकिन ये जो मसनूई महंगाई है ना, जो दूध महंगा, सब्जी महंगी, फल महंगे, दही महंगा, जो अशिया खुर्दनोश की महंगाई है वो कंट्रोल करना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, जो ये जिम्मेदारी नहीं निभा रही। आज भी मैं कई फल वालों के पास गया, मैंने कीमत पूछी, उन्होंने कीमत बताई, मैंने कहा लिस्ट दो, बोला लिस्ट नहीं है। क्यों नहीं है लिस्ट उनके पास? कौन चेक करने? असिस्टेंट कमिश्नर जो दर्जनों के हिसाब से अपने अब जो टिकटॉक बना के अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, जो एक्शन देते हैं, कि पुलिस वाले भी अब इसी लाइन में लग गए। क्यों नहीं चेक कर रहे हैं वो इन चीजों को? महंगाई, आंसू पूछ जाएंगे अगर लोगों के, अगर असल कीमतों पे अशिया खुर्दनोश फरोख्त होना शुरू हुई तो लोगों को कुछ रिलीफ मिलेगा। गोश्त को सही कीमतों पे लाए, मुर्गी का गोश्त 800-900 रुपए से तजावुज कर गया, कोई पूछने वाला नहीं है इस शहर में। अच्छा, एक बात और इमरान भाई, दीगर सब्जियां, दालें, चावल, ये सारी चीजें, ये सारा इन्फ्लेशन, ये इसका असर जो है लोगों पे पड़ रहा है। लोग नाराज हो रहे हैं, नाराज होके और मजबूर होकर डकैतियां मार रहे हैं, उसका असर, अच्छा उसका हुक्मरान तबके पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसको भी झेल आवाम ही रहे। मैं ये कह रहा हूँ इसको हम यानी इसको एक फैक्टर्स के तौर पर एक सोशल साइंटिस्ट को सोचना चाहिए। फैक्टर्स क्या है, हम इसे जवाब तो नहीं बना सकते, मगर अगर, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि सुना है कि बड़ी नॉवेल्टी आ गई, शॉर्ट टाइम किडनैपिंग्स हो रही हैं, थोड़ी देर के लिए बंदे को उठाया, रखा, पैसे मांगे, लिए, और ये एक जैसे आपात, खुदा न खास्ता, अल्लाह करे मैं झूठ ही कह रहा हूँ कि ये ऐसी खबरें दुरुस्त हैं या महज र्यूमर्स हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त है, और इसमें हमारी पुलिस के एहलकार शामिल है जो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग कर रहे हैं, उसमें पुलिस एहलकार शामिल हैं। अभी लोगों के जो मुतासरीन हैं उनके वीडियो पैगामात मौजूद हैं, FIRs कटी हुई हैं, लोग पकड़े हुए हैं, मुतासरीन कुछ खौफजदा हैं जो बता नहीं रहे मंजर आम पे आके, जो खुफिया तौर पर बता रहे हैं, जो ज़ाती मुलाकातों में बता रहे हैं। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग कराची में हो रही है और इसमें पुलिस आगाह है, पुलिस को पता है सब कुछ कि इसमें पुलिस एहलकार, पुलिस अफसरान शामिल हैं। कौन सा जुर्म है यहाँ पर जो बगैर पुलिस की पुष्टपनाही के हो सकता है? कोई जुर्म नहीं। एक गड्ढा खोदने से लेके एक आदमी को अगवा करने, और आपकी जो स्ट्रीट क्राइम है, बड़े से बड़ा जुर्म है, उसमें कहाँ पुलिस शामिल नहीं है? पुलिस की मर्जी के बगैर यहाँ पे चिड़िया पर नहीं मार सकती। आप एक घर के आगे जरा एक पानी की पाइपलाइन सही कराने के लिए अपने पानी का कनेक्शन एक गड़ा तो खोद लें, एकदम मोबाइल पहुंचेगी और जो है ना बासपुर शुरू कर देगी। और आपके घर डकैत आ जाए तो पुलिस का दूर दूर तक पता नहीं होता। ये कौन सी उनकी अलर्टनेस है जो वो ये ईद के ज़माने में, रमज़ान या आम दिनों में रवा रखते हैं लोगों के साथ? और ये क्या बात है कि रमज़ान में अलर्ट है, ईद पे अलर्ट है, जो जुमे में अलर्ट है? भाई हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ 24/7 ड्यूटी है, ये मवाक़ों की ड्यूटी नहीं है कि अगर ईद बकरीद है तो उनकी हिफाजत करें, वरना तो उनको छोड़ दें डाकुओं के और जराइम पेशा नासिर के रहमो करम पर। अच्छा, कल हमारे एक जानने वाले, मैं सीना गजट पे जाता नहीं हूँ और इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि बाज़ इलाकों में ऊबर वाले जो हैं वो कहते हैं जी ये नहीं जाना हमने, खुदा न खास्ता नो गो एरियाज़ हैं या वहाँ पे ज़्यादा ख़तरा होता है, जिस तरह आप कह रहे हैं लोग घरों से निकलते हुए डरते हैं। तो ये इस बात में किस हद तक सच्चाई है इमरान भाई? इसमें बिल्कुल सच्चाई है। और काजी साहब, ये जो है सिर्फ उबर वाले, रक्षा वाले या जो दूसरे मोटरसाइकिल पर जो आपको सहूलत दे रहे हैं आजकल, ये आम आदमी का भी है कि आम आदमी भी मखसूस इलाकों में जा रहा है जो जहां उसको पता है कि क्या हालात हैं, उन इलाकों में जा रहे हैं। वरना बाज़ ऐसे इलाके हैं जहां पे सरे शाम या शाम ढले रात के वक्त जाना मुनासिब नहीं होता है।
तो इसमें कोई दरोग गोई नहीं है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है कराची में, और कराची को अगर नहीं संभाला गया, जैसे मैं ये इस आपके ज़रिए से तवस्सुत से प्लेटफॉर्म से कहता हूँ, अगर रेंजर्स को 2013 से 2016 तक जो उनके पास इख्तियारात थे पकड़ने के, लोगों को ये जो जराइम पेशा नासिर हैं उनसे तफ्तीश करने के, अगर नहीं दिए गए फौरी तौर पे, तो कराची के हालात मज़ीद ख़राब होंगे। इसका फ़ायदा ऐसी क़ुव्वतें उठाती हैं इन हालात का जो कराची में अमन व अमान कायम नहीं रखने देना चाहती। ये हुकूमत पे अदम एतमाद है, ठीक, लोगों का अदम एतमाद बढ़ता है कि वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ पा रहे। इस महीने में, रमज़ान के मुतबर्रिक महीने में 20 अफराद को कत्ल कर दिया है डाकुओं ने स्ट्रीट क्राइम में। 20 अफराद कोई माने रखते हैं। ये अगर कोई महज़ब मुल्क होता तो इस वक्त क़यामत आ चुकी होती, इस मुल्क में अफरा तफरी मच चुकी होती, वज़रा का इस्तीफा आ चुके होते, मगर यहाँ तो किसी के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। वो जो वज़ीर दाखिला साहब है ज़ियाल अंजार साहब, बड़े कल उन्होंने ड्राइव करते हुए वो मुख्तलिफ इलाकों में गए, कमर्शल, कभी ज़िला वस्ती जा रहे हैं, कभी तारिक रोड जा रहे हैं, कभी सदर जा रहे हैं, और बता रहे हैं सब कुछ सही है। अरे भाई ज़रा आगे अकेले निकल के तो देखो क्या सूरत हाल है। मोहम्मद इमरान और पूरे 3 महीने, ये जो तकरीबन 3 महीने और आज आप 8-9 वो लगा लें, 50 से ज़ायद लोग मर चुके हैं इस सूरत हाल में। कराची को क्या समझा हुआ है? मैं तो ये कहता हूँ कराची को शहर की कैटेगरी से निकाल के जंगल की कैटेगरी में डाल देना चाहिए। गाजी साहब बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान अहमद हमारे ब्यूरो से, हमें अल्लाह ताला तौफीक दे। मगर मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा, एक अरसे से हम ये बात कर रहे हैं अपने हर प्लेटफार्म से, ये इनफॉर्मल सेटिंग्स, शहरों को चाइना कटिंग और जो है कब्ज़ों ग्रुप के हवाले कर देना, और जो टाउन प्लानिंग है ना किसी बस्ती का पता है, ना किसी गली का पता है, ना कोई उसका नक्शा है, और फिर ऊपर से महंगाई का इस तरीके से तूफ़ान। तो इसलिए इसके बचाव के लिए कुछ करें, अपनी लड़ाई झगड़े बंद करें, और इन आबादियों जिनको चूस और निचोड़ रहे हैं इन डायरेक्ट टैक्सेशन से, जिनका आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, उनकी तरफ देखें। अल्लाह में बेहतरी की तौफीक अता फरमाए। ईद मुबारक आपको, और ईद मुबारक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अगर आज ईद हो जाती है, यानी आज चांद रात, तो कल तो ईद होगी और हम आपको ईद के बाद मिलेंगे, और अगर 30 रोज़े हुए तो फिर कल भी आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।